माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का डेरिवेशन बनता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग से इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या है कि कोई फ्लैट चादर है, चादर मतलब क्या, कोई प्लेट टाइप का है। अब वो एक समान आवेशित है, यानी कि उसमें अगर धन आवेश है तो धनी आवेश है और ऋण आवेश है तो ऋणी आवेश है, यानी कि एक समान रूप से इसको आवेशित कर दिया गया है। तो आवेश के कारण उसकी चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस चादर के कारण उसके आसपास विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसकी गणना हमको करनी है। समतल चादर कुछ इस प्रकार होगा, ऐसे फ्लैट। तो ये जो होगा इसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, यानी कि क्षेत्रफल। तो पूरे समतल चादर के क्षेत्रफल में आवेश जो है वो समान रूप से वितरित होंगे और आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है उसको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं, छोटा सा यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। तो अगर हम कहें कि कोई एक समान आवेशित समतल चादर है, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार जो है इस प्रकार हमारा एक हमने मान लिया चादर, समतल चादर। अब ये जो समतल चादर है इसका हमने मान लिया क्षेत्रफल है ए, पूरा क्षेत्रफल। अब इसमें जो आवेश हैं वो समान रूप से वितरित हैं। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, आप पूरा ध्यान दें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो अब इसमें मान लेते हैं आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। मान लेते हैं इसमें धन आवेश है, इसे प्लस 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 प्लस, ये आवेश जो है ये समान रूप से वितरित है इस प्रकार। ये पूरा हमने क्या बना दिया, समतल चादर। अब ये अनंत समतल चादर बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर कुछ छोटा सा दिखा दिया है, बट आप ये समझो कि ये चादर बहुत ही ज़्यादा लंबा है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये अनंत समतल चादर बोल रहा है तो बहुत ज़्यादा है। और साथ में एक समान आवेशित, मतलब इसमें हमने धनावेश दिखा दिया तो धनी आवेश दिखाया, यानी कि एक समान आवेशित हो गया। अब इसके कारण जो इसके आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक समान होगी। तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मानते हैं ई है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है उसकी हमें गणना करनी है। तो हम करते क्या है, वास्तव में जब सतत आवेश सतत रूप से वितरित होता है तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए जो है एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र ये आवेश या ये समतल चादर उत्पन्न करेगा उसकी गणना करने के लिए इस बिंदु P पर हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो बनाते हैं यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। ये हमने मान लिया कि ऐसे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बन रहा है इस प्रकार। अब ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होगा, आप मान लो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में 3 सतहें बनेंगी। इससे पहले हमने आपको समझाया था जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होती है ऐसे कुछ बेलन टाइप का ऐसे बनेगा। तो इसमें 3 सतहें बनेंगी, एक ये सर्कुलर सरफेस इधर बनेगा, एक इधर सर्कुलर, और ये जो दोनों सर्कुलर सरफेस होते हैं इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होता है।
क्योंकि ये सर्किल बन रहे हैं। और एक दो ये सरफेस हो गया, तीसरा सरफेस ये हो गया, ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ और साथ में दोनों सतहें, 3 सतहें हैं। अब इन तीनों सतहों से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। ये चारों तरफ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन तीनों पृष्ठ से फ्लक्स पास करेगा। अब तीनों पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास कर रहा है अलग अलग हम काउंट निकाल लेंगे, और निकालने के बाद कुल पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है कुल, यानी कि तीनों को ऐड कर लेंगे। उसके बाद गॉस प्रमेय से कंपेयर करेंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। यही हमें इसमें करना होता है। तो बस अब स्टेप बाय स्टेप हम करना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बन रहा है, इसमें जो पहला जो सर्कुलर पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A1 है, इसका क्षेत्रफल कितना है A2 है। साथ में जो ये वक्र पृष्ठ बन रहा है बेलन का तीसरा पृष्ठ जो बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A3 है। ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं, पहले थोड़े से भाग का क्षेत्रफल मानेंगे। तो थोड़े से भाग का अगर क्षेत्रफल माने तो ये हो जाएगा dA1। थोड़े से भाग का क्षेत्रफल हम क्या मानेंगे dA1, क्योंकि थोड़े से भाग का क्षेत्रफल थोड़े से भाग से पास करने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो उसका समाकलन करेंगे तो पूरे A1 फ्लक्स मिलेगा। ऐसे यहाँ भी मान लेते थोड़े से भाग का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर dA2, पूरा A2 हो तो थोड़ा सा d मतलब सूक्ष्म राशि को बताता है, तो dA2 यानी कि थोड़े से भाग का क्षेत्रफल। और इस पर मान लेते हैं जो वक्र पृष्ठ है, इस पर हम थोड़े से भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर मान लेते हैं। ये जो वक्र पृष्ठ है इस पर मान लेते हैं पूरा A3 है, तो इस पर मान लेते हैं कितना dA3। अब आप समझो, आपको यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस आगे इसको थोड़ा समान रूप से वितरित है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर हम कहें तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। तो इस पृष्ठ से अगर हम कहें तो ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो इस पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। इस पृष्ठ पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। और अब समझो, हमने आपको बताया था पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जब एकांक पृष्ठ की बात करते हैं तो उसके क्षेत्रफल तो उसकी दिशा को भी हमें बताना पड़ता है। एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा, ये पृष्ठ बन रहा है तो इस पृष्ठ पर इस जो सर्कुलर पृष्ठ होगा ये ऐसे, यहाँ पर होलो है लेकिन वास्तव में ये पूरा अगर हम सॉलिड मान लें तो यहाँ पर पृष्ठ, ये जो पृष्ठ बन रहा है पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ऐसे है तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा यानी कि dA2 की दिशा भी इसी पर आ जाएगी। तो हो जाएगा dA2 की दिशा, ये हो गया E की दिशा, पहले विद्युत क्षेत्र E की दिशा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल मिलेगा हमें थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र E की दिशा और साथ में पृष्ठ के क्षेत्रफल dA2 की दिशा के बीच का जो हमें कोण मिलेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। आप इतनी बात समझ गए। साथ में इधर हम देखते हैं, इधर अगर हम कहें यहाँ भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है कुछ ऐसे जाएंगी। तो यहाँ पर इस पृष्ठ dA1 के लिए कहेंगे तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा यानी कि E की दिशा यही यहाँ पर आ गई। और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या लेते हैं, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अभी हमने आपको समझाया ये भी सर्कुलर पृष्ठ है ऐसे, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यहाँ पर अगर हम कहें पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा, तो यहाँ पर भी जो इस dA1 की दिशा बनेगी, क्या कहेंगे इसे dA1 की दिशा, तो दोनों एक ही पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो एंगल मिलेगा हमें इन दोनों के, यानी कि पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का जो थीटा बराबर क्या मिलेगा वो भी मिलेगा 0 डिग्री। ये आपको समझना है इतनी बात। अब दो पृष्ठ का तो हमने याद कर लिया, तीसरे पृष्ठ के लिए कहेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो धनावेश से बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर कहें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो धनावेश से बाहर की तरफ ऐसे निकल रही हैं। तो इस क्षेत्रफल dA3 के लिए ये क्या है
DA3 क्षेत्रफल, थोड़ा सा क्षेत्रफल है इस वक्त पृष्ठ का। तो DA3 के लिए अगर हम कहें तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पर इधर आ गई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में होगी, ये होगी E की दिशा। और साथ में पृष्ठ के क्षेत्रफल की तरह पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर जो आपका बेलनाकार पृष्ठ है, तो बेलनाकार पृष्ठ का अगर हम थोड़ा सा क्षेत्रफल ले इसमें, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा कहाँ हो जाएगी, DA3 की दिशा इधर आ जाएगी ऊपर। तो ये हो गया आपका DA3 की दिशा। यहाँ पर दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, विद्युत क्षेत्र और DA3 के बीच का जो एंगल बनेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बस अब हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमने क्षेत्रफल मारा था DA1 DA3, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी इसमें एक दो लाइन लिख देते हैं और इसकी तो हम क्या कहेंगे, लिख लेते हैं माना हमारा क्या है, जो हमारा समतल चादर है, समतल चादर का क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने, क्षेत्रफल इसका हमने A मान लिया है, A है। और लिख सकते हैं इस पर वितरित कुल आवेश कितना हमने मान लिया है, कुल आवेश हमने क्यों मान लिया, हमने मान लिया इस पर जो वितरित कुल आवेश है, जो प्लस प्लस है, ये कुल आवेश क्यों है। यहाँ पर क्योंकि क्षेत्रफल है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। हमने आपको पढ़ाया था इससे पहले, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। यहाँ पर इस पृष्ठ का या समतल चादर का जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व का, क्षेत्रीय आवेश घनत्व हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व बराबर होता है वितरित कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। तो वितरित कुल आवेश कितना है, Q है, बटे क्षेत्रफल कितना है, A। यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो दिस इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई सिग्मा इंटू A। ये हमें ध्यान रखना है, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी बात हो गई। वास्तव में हमें करना क्या है, हमें इस समतल चादर के कारण इसे R दूरी पर स्थित बिंदु जो हमने P मान लिया है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों पृष्ठों से पास करने वाला फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद उनको ऐड करेंगे, साथ में गॉस प्रमेय से कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, DA1 लिखेंगे, DA1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो DA1 पृष्ठ यानी कि सूक्ष्म पृष्ठ से फ्लक्स जो पास करेगा उसको मानेंगे हम क्या, D∅1, यानी कि थोड़े से पृष्ठ से थोड़ा सा फ्लक्स पास करेगा तो D सूक्ष्म राशि को बताता है। इसका मान हो जाएगा, फार्मूला होता है E cos थीटा। तो E ये यानी कि क्षेत्रफल की जगह पर क्या लेंगे, DA1 cos थीटा। फार्मूला आप जानते हो, चूंकि हमने आपको बताया है फ्लक्स फाई का फार्मूला होता है E cos थीटा, ठीक है, E cos थीटा। तो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हमने की माना है। यहाँ पर आप चाहो तो लाइन लिख सकते हो कि यहाँ की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E ही है, हमने यहाँ पर E लिख दिया, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। तो E cos थीटा हो गया। अब यहाँ से E है और क्षेत्रफल A की जगह पर हमने क्योंकि DA ले लिया और थोड़े से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है तो फाई की जगह पर हमने क्या लिया, D∅1 लिया। इतनी बात हो गई। अब हमें तो पूरे A1 पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स हमने DA1 का निकाला, हमें तो पूरे A1 से निकालना है। तो क्या करेंगे, समाकलन, तो लिखेंगे पूरे पृष्ठ A1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे पृष्ठ A1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स अगर हम कहेंगे तो
इसका हम क्या कर देंगे समाकलन, तो समाकलन कर देंगे d∅1 इक्वल टू समाकलन, अगर बाएं पक्ष का करेंगे तो दाएं पक्ष का भी करना पड़ेगा, तो e/d(a1 cos थीटा फैन ऑफ कर देगा। ये हो गया। अब देखो d∅1 का मान हमें मिल गया e/d1 cos थीटा। अब समाकलन हमने बताया था आपको, समाकलन का जो फार्मूला होता है समाकलन dx इक्वल टू होता है x, ठीक है। तो समाकलन d∅1 बराबर हो जाएगा ∅1, ये हो जाएगा ∅1 इक्वल टू यहाँ पर cos थीटा एंगल, देखो E हमारा विद्युत क्षेत्र और dA1 के बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर 0। यहाँ पर अभी लिख लेते हैं e/d1 cos 0, cos 0 का मान होता है 1, ये हो जाएगा ∅1 इक्वल टू समाकलन E और साथ में dA1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ∅1 का मान मिल जाएगा हमें समाकलन e/d(a1), E विद्युत क्षेत्र तो वैरी कर नहीं रहा है तो ये बाहर हो जाएगा और समाकलन dA1 करेंगे, क्यों, क्योंकि जो बदलता है उसी का समाकलन करेंगे। हमने तो अभी dA1 थोड़े से पृष्ठ के क्षेत्रफल से पास करने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, हमें तो पूरे A1 से निकालना है ना, तो समाकलन dA1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ∅1 बराबर e/A1। और आपको एक बात और समझना है, यहाँ पर जो A1 इस जो वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है और A2 जो वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है, दोनों बेलन का जो ये क्षेत्रफल होता है, बेलन जो बनेगा ये, इसमें ये जो सर्कुलर क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू हम कुछ मान लेते A मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने A मान लिया, तो A1 की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, A लिख लेते हैं। तो ∅1 का मान हमें मिल जाएगा e/A, ठीक है। ये हमें ∅1 का मान निकल गया हमारा। अब हम ∅2 का मान निकालेंगे तो ∅3 का मान, ठीक है। तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, आगे कंटिन्यू करते हैं, मिटा देते हैं ऊपर, ओके। अब हमें ∅1 तो मिल चुका है, अब हम निकालते हैं dA2 पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स, तो लिखेंगे dA2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, dA2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा उसको मानेंगे क्या d∅2। इसका मान क्या हो जाएगा E, पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या लिया है dA2, साथ में cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है, तो पहले अभी d∅2 से हमने निकाला है, हमें तो पूरे हम dA2 से हमने निकाला, पास करने वाला फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से फ्लक्स पास कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो पूरे पृष्ठ निकल रही है ना, तो लिखेंगे पूरे A2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो पूरे A2 पृष्ठ से अगर हम कहेंगे तो क्या करेंगे इसका समाकलन, तो समाकलन d∅2 इक्वल टू समाकलन e/d(a2 cos थीटा, क्योंकि समाकलन अगर बाएं पक्ष का करेंगे तो दाएं पक्ष का भी करना पड़ता है, दोनों तरफ का हम समाकलन करेंगे। तो हमें मिलेगा समाकलन d∅2 का मान हो जाएगा ∅2, ये हो जाएगा e/d(a2 cos थीटा, थीटा का वैल्यू चूंकि यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कहें E और dA2 के बीच का कोण देख लो, E कहाँ है हमारा, ये विद्युत क्षेत्र E हो गया, और dA2 ये dA2 के बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर थीटा बराबर हमें कितना मिल रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेंगे cos 0 का मान होता है 1, तो ∅2 बराबर क्या मिल जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E विद्युत क्षेत्र वैरी नहीं कर रहा है, बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा dA2, समाकलन dA2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A2। हमने आपको बताया है A1 A2 बराबर A माना है, तो A2 बराबर हम क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं, तो
ये हमें मिल गया phi2 का मान, ठीक है। तो इस A2 पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स कितना मिल गया, ये। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, phi2 का मान हमें कितना मिल गया, EA, ठीक। phi1 का मान और phi2 के दोनों का मान हमें EA मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, phi3 यानी कि तीसरे पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स। तो ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब समझो बात को, हम क्या निकालेंगे, DA3, ये थोड़ा सा जो हमने पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ माना है, तो DA3 लिखेंगे, DA3 से होकर, DA3 पृष्ठ से लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। अब समझो बात को, तो DA3 थोड़े से पृष्ठ के क्षेत्रफल से थोड़ा सा फ्लक्स पास करेगा, तो हम लिखेंगे D phi3 उसको मान लेते हैं, बराबर EA cos थीटा होता है, तो EA क्षेत्रफल की जगह पर क्या लेंगे, DA3 cos थीटा हो गया। अब हमने अभी DA3 से निकाला है, हमें तो पूरे A3 से चाहिए, पूरा पृष्ठ हमने वक्र पृष्ठ कितना माना है, A3 माना है, तो लिखेंगे पूरे A3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो पूरे A3 पृष्ठ अगर कहेंगे तो इसका क्या करेंगे, समाकलन। तो समाकलन D phi3 इक्वल टू समाकलन E DA3 cos थीटा। समाकलन dx का x होता है, फार्मूला हमने आपको बताया है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। समाकलन D phi3 का क्या हो जाएगा, तब phi3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम, समाकलन E DA3 बार लिख लेते हैं, थीटा। थीटा एंगल यहाँ पर DA3 और E के बीच का एंगल कितना है, DA3 जो हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल है इधर है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E की दिशा कहाँ है, सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा E इधर है और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ऊपर है, तो यहाँ बीच का कोण 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या है, 90, तो लिखेंगे cos 90 डिग्री, ओके। cos 90 का मान 0 होता है, तो अब समाकलन करने की जरूरत ही नहीं, पूरा ये हो गया 0, ओके। तो phi3 तीसरा फ्लक्स जो हमें मिला वो कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं phi3 का मान हमें कितना मिल गया, 0। तीनों रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब टोटल फ्लक्स करेंगे, टोटल करने के लिए क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो इसको मिटा देते हैं। अब समझो बात को, हम लिखेंगे पूरे बेलनाकार, ये क्या है हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है ना, पूरा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जिसकी हमने कल्पना की है इस चादर के चारों तरफ, ठीक है। तो अब समझो बात को, हम क्या कहेंगे, पूरे गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिख लेते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो पूरा फ्लक्स कितना मानेंगे हम, फाई मान लेते हैं। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। तीनों फ्लक्स जो हमें मिले हैं तीनों पृष्ठ के क्षेत्रफल से, उनको हम ऐड कर लेंगे तो हमें पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, phi1 का मान कितना है, EA, प्लस phi2 का मान कितना है, EA है, प्लस phi3 का मान कितना है, 0। तो फाई इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, EA 2EA, दो बार इसको ऐड कर देंगे, ये हमें मिल गया। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, गॉस प्रमेय से कंपेयर कर देना है। तो लिखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस का प्रमेय आपका क्या है, गॉस का प्रमेय जो है वो फ्लक्स फाई बराबर होता है Q/में एप्सिलॉन 0। हमने आपको Q का मान बताया था,
क्यू का मान अगर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व लगाएंगे, तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान में होता है, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ये। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या है, सिग्मा इंटू ये, तो रख देते हैं वैल्यू। तो फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू की जगह पर क्या लिख लेंगे, सिग्मा इंटू ये, तो सिग्मा इंटू ये और में एप्सिलॉन 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर लो। तो नीचे का मिटा देते हैं क्योंकि इस रिजल्ट की जरूरत है नहीं। अब समझो, आपको कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम कहेंगे तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1 और 2। ध्यान से आप देखो, तो समीकरण 1 का जो बायां पक्ष फाई है, फाई क्या है, कुल फ्लक्स है फाई, और समीकरण 2 का भी बायां पक्ष फाई है। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, तो हो जाएगा 2e ये इक्वल टू, इसका बायां पक्ष बराबर कर देते हैं, 2e इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन 0। क्योंकि बायां पक्ष बराबर था तो दाएं पक्ष को मैंने बराबर कर दिया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। हमें तो विद्युत क्षेत्र ई निकालना है, तो 2 को इधर भेज देते हैं, इधर अंश में इधर आएगा तो हर में आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर लिख देते हैं। तो ई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सिग्मा अपान में 2 इंटू एप्सिलॉन 0। यही विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ये डेरिवेशन हमें कल्पना करना था, यानी कि सिग्मा इक्वल टू हमें क्या मिल गया, सिग्मा अपान में 2 इंटू एप्सिलॉन, सॉरी ई इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 इंटू एप्सिलॉन 0। ई क्या है, ई है अनंत समतल चादर के कारण उसके आसपास किसी बिंदु P पर या किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सिग्मा क्या है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। तो ये हमें व्यंजक प्राप्त हो गया है। हमें इतना ही डेरिवेशन करना था, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। तो आप वैसे वास्तव में डेरिवेशन में कुछ नहीं है, केवल आपको फिगर से कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद आपको जो कंटिन्यू करना है, केवल फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स को ऐड करना है, गॉस के प्रमेय से कंपेयर करना है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना जो रिवीजन करते रहो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।